दोस्तों, जब भी हम भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात करते हैं तब हमें पंजाब और बंगाल के लोगों की प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा पता चलता है। कैसे एक ही दिन में लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए और बाद में यहाँ पर आए विस्थापित लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान की सिंध ने कुछ कम नहीं झेला। सिंध जो आज हमारे राष्ट्रगान में तो है लेकिन भारत में नहीं है, वो अपनी कुछ अलग परेशानियों से गुजर रहा है। और कराची जैसा शहर इसके पास होने के बावजूद भी ये पाकिस्तान के सबसे दर्दनाक किस्सों का गवाह है। लेकिन भारत पाकिस्तान के बंटवारे ने किस तरह सिंध को बर्बाद कर दिया, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बस बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसा कि नाम से ही साफ है, सिंध में सिंधी लोग रहते हैं और आज बॉर्डर के दोनों तरफ हैं। सिंधी शब्द वैसा ही है जैसा पंजाबी। सभी पंजाबी सिख नहीं, इसी तरह सभी सिंधी ना ही हिंदू हैं और ना ही मुसलमान। इसलिए जब सिंध का बंटवारा हुआ तो वहां के हिंदुओं को भारत आना पड़ा और यहाँ के कई लोग वहां गए। पंजाब और सिंध की परेशानी को समझने के लिए हमें मशहूर शायर जॉन एलिया के उस जुमले को याद करना चाहिए जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान यूपी के लौंडों की साजिश है। इस एक स्टेटमेंट में सिंध की पूरी कॉन्फ्लिक्ट है। मुस्लिम लीग के जितने भी बड़े नेता थे वो ज्यादातर भारत के अलग अलग हिस्सों से आते थे, फिर वो चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश। इसके साथ साथ जब बंटवारा हुआ तो यहाँ से कई सारे IAS IPS और बाकी तरह के सरकारी ऑफिसर्स भी पाकिस्तान में चले गए। अब ये सोचिए कि जो लोग पहले से ही पाकिस्तान में रह रहे थे उन्हें बात कितनी अजीब लगी होगी कि कोई एक दूसरी जगह से आकर अब उनके इलाकों में बस गया है। सिंधियों ने लोगों को मुजाहिर कहना शुरू कर दिया, मुजाहिर यानी रेफ्यूजी। लेकिन परेशानी ये थी कि मुजाहिर आम मुजाहिर नहीं थे बल्कि सरकारी नौकरी वाले ऊंचे पदों पर बैठने वाले अफसर थे जो अब सिंधी लोगों के लिए रूल्स बनाने लगे थे। नए नए बने पाकिस्तान में इनका बहुत रौब था। वहीं दूसरी ओर वो लोग थे जो सैकड़ों सालों से वहीं पर रह रहे थे, लेकिन अब उनकी नौकरियों से लेकर उनकी जमीनों पर ये मुजाहिर आकर बैठ गए थे, जिसने उन दोनों समुदायों के बीच में एक टेंशन क्रिएट की। सिंधी और मुजाहिरों में बस एक कॉमन फैक्टर था कि वो दोनों ही मुसलमान थे। इसके अलावा उनके रहन सहन से लेकर खाने पीने तक की आदतें सब अलग थी। अब दूसरी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आती है लैंग्वेज की। सिंधी लोग तो सैकड़ों सालों से सिंधी बोलते हुए आए थे, लेकिन यूपी और बिहार से आने वाले लोग तो उर्दू बोला करते थे। इसलिए उर्दू को ही पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, जबकि पाकिस्तान में उस वक्त कहीं भी उर्दू नहीं बोली जाती थी। लोग या तो पंजाबी या पश्तो बोलते थे या फिर सिंधी। लैंग्वेज को इस तरह फोर्स करने की वजह से एक परेशानी ये भी आई कि सिंधी लोगों को सरकारी नौकरियां लेने में और भी ज्यादा परेशानी आने लगी। सिर्फ कराची से उन्हें मतलब था क्योंकि कराची में पोर्ट था जहां से वो व्यापार कर सकते थे। अब इससे हुआ यूं कि सिंधी लोगों के अंदर मुजाहिरों को लेकर नफरत पैदा होने लगी और ऊपर से देश पर अब मिलिट्री राज कर रही थी जो कि वहां के पंजाबी लोगों द्वारा डोमिनेटेड थी। इसलिए पंजाब तो डेवलप हो रहा था लेकिन सिंध नहीं। इसके बाद सिंध से एक PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से एक पार्टी राइज करनी शुरू करती है जिसके लीडर थे जुल्फिकार अली भुट्टो। भुट्टो खुद एक सिंधी थे और उनका ज्यादातर पॉपुलर सपोर्ट इसी राज्य से आता था। उन्होंने पाकिस्तानी डिक्टेटर अयूब खान के खिलाफ डेमोक्रेसी के लिए विरोध प्रदर्शन किए और आखिर में जब बांग्लादेश की जंग खत्म हुई तब भुट्टो ने पहले वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भार संभाला। इस वक्त सिंध में भी PPP की सरकार थी और इस सरकार ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फैसला लेते हुए सिंधी को सिंध की नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। इस एक फैसले के कारण वहां पर कुछ वक्त में ही दंगे भड़क उठे और सिंधी और मुजाहिरों के बीच की दरार और ज्यादा गहरी हो गई। ये दंगे कराची से लेकर पाकिस्तान के हैदराबाद तक फैल गए और इस कारण से सरकार को उर्दू और सिंधी दोनों ही भाषाओं को सिंध की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करना पड़ा। जब से ये चल रहा था तब एक और भी किस्सा हुआ जिसने कराची और सिंध की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। बांग्लादेश वॉर के थोड़े वक्त पहले 1970 में जनरल याहिया खान ने नेशनल सर्विस कैडेट स्कीम का गठन किया था जिसके मुताबिक हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मिलिट्री में शामिल होना कंपलसरी था। इसी NSCS के तहत अल्ताफ हुसैन नाम के एक आदमी की पाकिस्तानी आर्मी में एंट्री हुई जिसने बांग्लादेश युद्ध में भी हिस्सा लिया। इस जंग के बाद जब वो रेगुलर आर्मी का हिस्सा बनाने की इच्छा जताता है तो आर्मी के लोग उसे ये कहकर ताना मारते हैं कि वो तो मुजाहिर है और उसकी लॉयल्टी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बांग्लादेश युद्ध के बाद भारत के खिलाफ सेंटिमेंट्स बढ़ गए थे और इसका कुछ गुस्सा मुजाहिरों पर भी फूटा।
अल्ताफ को ये बात अच्छी नहीं लगी। अल्ताफ का कहना था कि उसके बाद मुजाहिरों के लिए लड़ने को उसने अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया था। वहीं अल्ताफ जो फौज में भर्ती होना चाह रहा था, उसी ने आगे जाकर कराची की सड़कों पर ये नारे लगवाए कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान में भी अब तेजी से चेंजेस आने लगे थे। भुट्टो की पार्टी 1979 में दूसरी बार चुनाव जीती थी, लेकिन विरोधियों ने कहा कि इलेक्शंस में धांधली हुई है। इसके कुछ वक्त बाद भुट्टो के ही अपॉइंट किए हुए आर्मी जनरल जिया उल हक ने उसका तख्ता पलट कर दिया और भुट्टो को फांसी की सजा सुना दी। इस वक्त अल्ताफ एक दूसरे मुकदमे में जेल में बंद था और 1980 में बाहर आया। 1984 में उसने मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट या कहें कि MQM नाम की पार्टी का गठन कर लिया। कराची के हाल अब काफी बुरे हो चुके थे। मुजाहिरों और बाकी ग्रुप्स की टेंशन्स बहुत बढ़ गई थी और यहाँ पर दंगे आम हो गए थे। इसके साथ साथ क्योंकि कराची एक पोर्ट सिटी थी, इसलिए यहाँ पर स्मगलिंग का कारोबार भी खूब होता था, जिस कारण से क्राइम यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा था और ब्लैक के पैसों और हथियारों की शहर में कोई कमी नहीं थी। 1985 में एक अफगानी ड्राइवर एक स्कूल जाने वाली लड़की की हत्या कर देता है। लड़की मुजाहिर थी और अल्ताफ का ग्रुप एक्टिव हो जाता है। इसके बाद इसी साल पाकिस्तान आर्मी एक अफगानी गिरोह पर हेरोइन स्मगल करने का इल्जाम में रेड करती है और ये अफगान और पठान लोग इस मामले में अलीगढ़ कॉलोनी के मुजाहिरों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। इसके बाद वहां का कुख्यात अलीगढ़ कॉलोनी मैसेकर देखने को मिलता है। एक बार फिर से दंगे भड़क उठते हैं और इन सभी दंगों में अल्ताफ मुजाहिरों के लीडर के तौर पर अपनी जगह मजबूत करता है। अल्ताफ की स्पीचेस को सुनने के लिए भीड़ की भीड़ खड़ी होने लगती है। दूसरी तरफ उसके लड़के खुलेआम कराची की सड़कों पर बंदूकों के साथ घूमते नजर आने लगते हैं। 1987 में पाकिस्तानी सरकार MQM के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू करती है और हर जगह से MQM वर्कर्स को पकड़ा जाने लगता है। खुद अल्ताफ भी इस बीच सरेंडर कर देता है और उसे 4 महीने बाद छोड़ दिया जाता है, क्योंकि तब तक MQM ने पब्लिक की तरफ से काफी प्रेशर बिल्ड कर दिया था। 1988 में पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस आते हैं और सिंध की सभी सीटें PPP और MQM के बीच बढ़ जाती हैं और जो सपोर्ट उन्हें सड़कों पर दिख रहा था वो अब वोटों में तब्दील हो चुका था। 1992 में नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री रहते हुए ऑपरेशन क्लीन अप शुरू होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव था कराची से एंटी सोशल एलिमेंट्स का खात्मा, और उसमें एक नाम अल्ताफ का भी था और इससे बचने के लिए वो लंदन भाग जाता है। लंदन भागने के बाद भी अल्ताफ अपनी पार्टी को चलाता रहता है। उसकी स्पीचेस सुनने के लिए अब भी लोगों की भीड़ जमा होती है और माइक के पास फोन के स्पीकर को रख दिया जाता है ताकि वो लंदन से अपनी स्पीच दे सके। ऑपरेशन क्लीन अप के बाद कुछ हद तक सिंध का माहौल पॉलिटिकली शांत नजर आने लगा, लेकिन वहां पर अभी भी PPP से लेकर MQM और बाकी कई ग्रुप्स एक्टिव हैं और अभी तो इमरान खान की पार्टी PTI वहां पर मेन ऑपोजिशन है। इस पूरी पॉलिटिक्स ने सिंध और कराची के माहौल को कभी भी सेफ नहीं रहने दिया। वहां पर हमेशा ही किसी ना किसी तरह की हिंसा रही, जिस वजह से कभी वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। अगर हम कराची और हैदराबाद जैसे शहरों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर पीने के साफ पानी से लेकर बिजली तक की समस्या बहुत ही कॉमन है। इस पूरी पॉलिटिक्स के कारण सिंध काफी पीछे रह गया है। वैसे जाते जाते आपको ये भी बताते चलें कि अल्ताफ हुसैन ने 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार से मदद मांगी थी ताकि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपनी बात उठा सकें। खैर, आपको क्या लगता है कि भारत में भी क्या कोई ऐसा राज्य था जो इसी तरह की पॉलिटिक्स के कारण डेवलप नहीं हो पाया? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।